तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास। ये जो है ना बातें, भारत का संवैधानिक विकास, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हमें पढ़ना है क्या? संविधान। और ये जो संविधान का जो निर्माण होता है दोस्तों, इसमें ये अहम भूमिका निभाती है हमारा संवैधानिक विकास। यानी कि कोई भी चीज़ है, यदि अगर हम घर ही बनाते हैं दोस्तों, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले हमें पिलर की आवश्यकता होती है। अगर हमारा पिलर ही मजबूत रहेगा, तभी हमारा छत क्या हो जाएगा? मजबूत होगा। ठीक उसी प्रकार से ये संविधान का जो निर्माण हुआ है, इसका एक मुख्य रूप से पिलर का काम किसने किया है? संवैधानिक विकास ने किया है। और ये जो संवैधानिक विकास हुआ है, मुख्यतः 2 चरणों में हुआ है दोस्तों, 2 चरणों में हुआ है। पहला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो नियम लागू किया गया था 1773 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, ठीक है दोस्तों? और दूसरा था ब्रिटिश महारानी यानी कि क्राउन बोलते हैं उसको, द्वारा जो नियम लागू किया गया था, उसको हम बोलते हैं। और ये इसका इनका टाइम पीरियड कब था? 1858 से 1947 ईस्वी तक, ठीक है? ये तो हमारा 2 चरण हो गया, 2 चरण ये हो गया हमारा, ठीक है? लेकिन अगर हम आरंभिक टाइम पीरियड की बात करें, मतलब इन दोनों को छोड़ने के बाद जो टाइम पीरियड की बात करेंगे, उसमें संवैधानिक विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें, तो कह रहा है कि समय संवैधानिक विकास की कहानी आरंभ बंगाल तथा 2 प्रमुख युद्धों से हुआ। यानी कि हमारा जो संवैधानिक विकास है, इसका आरंभिक टाइम पीरियड तो हमारा 1773 ईस्वी से 1857 तक, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और दूसरा ब्रिटिश महारानी क्राउन के द्वारा लागू किया गया शासन था। लेकिन उनसे पहले 2 प्रमुख युद्धों ने क्या किया? संवैधानिक विकास का मार्ग यानी कि रास्ता खोलने का काम किया। और यह बंगाल में हुआ। दोनों युद्ध जो है, ये बंगाल के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है दोस्तों? तो संवैधानिक विकास में सर्वप्रथम 2 युद्धों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। प्रथम था पलासी का युद्ध और दूसरा था बक्सर का युद्ध। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्रथम युद्ध में, कौन? पलासी का युद्ध। और पलासी का युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो 23 जून 1757 ईस्वी को। याद रखना है कि पलासी का युद्ध सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? और किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो बंगाल का नवाब हुआ करता था, कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला हुआ करता था बंगाल का नवाब। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों के बीच क्या होता है दोस्त? युद्ध होता है। और उस युद्ध का क्या नाम है? पलासी नाम है दोस्तों, ठीक है? और इस युद्ध में क्या होता है कि बंगाल का जो नवाब होता है सिराजुद्दौला, ये हार जाता है, ठीक है? अब हारता क्यों है? इसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है कि इसका एक सेनापति हुआ करता था, कौन? मीर जाफर दोस्तों। कौन हुआ करता था? मीर जाफर, ठीक है दोस्तों? मीर जाफर क्या करता है? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से क्या कर लेता है? अपना हाथ मिला लेता है या संधि कर लेता है। और ये मीर जाफर सिराजुद्दौला से क्या कर लेता है? विश्वासघात कर लेता है। इसमें लिखा भी है कि सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने धोखा दिया। किसको धोखा दिया दोस्तों? तो बंगाल के नवाब को धोखा दिया और ब्रिटिश से हाथ मिला लिया, जिसके कारण बंगाल का नवाब क्या होता है? हारा जाता है, ठीक है दोस्तों? और यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसके सेनापति उस टाइम पीरियड में कौन थे दोस्त? तो लॉर्ड क्लाइव थे। हमें ये वीवीआई बातें हैं, वीवीआई बातें हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जब पलासी का युद्ध हो रहा था, कर रहा था, तो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का सेनापति कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था, ठीक है दोस्तों? आगे कहता है कि बंगाल की हार में मीर जाफर का अहम योगदान है। यानी कि मीर जाफर अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से यानी कि अंग्रेजों से संधि नहीं करता, हाथ नहीं मिलाता और बंगाल के नवाब से विश्वासघात नहीं करता, तो शायद बंगाल का नवाब क्या करता?
हारता नहीं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बातें थी प्रथम जो प्लासी की युद्ध। तो हमारे यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, तो बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। और बंगाल के नवाब कौन थे उस टाइम पीरियड में, तो सिराजुद्दौला थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय सेनापति कौन थे, तो लॉर्ड क्लाइव थे। अब बंगाल के नवाब को हारने का प्रमुख रीजन क्या था, तो मीर जाफर इसका अहम योगदान रहा होगा, किसका, बंगाल के नवाब को हराने में, ठीक है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, कहता है दूसरा युद्ध कौन था, बक्सर का युद्ध दोस्तों। बक्सर का युद्ध सर्वप्रथम कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। हमेशा याद, ये जो है ना, ये सब ईस्वी जल्दी वैसे तो याद नहीं होती है, लेकिन ये सारी चीजें जो होता है दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अक्सर क्या करता है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है इसमें कि जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था, इसमें 3 नवाबों ने मिलकर लड़ा था। यानी कि 3 नवाब मिलकर किससे लड़ा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा था, ठीक है दोस्तों। 3 नवाब कौन थे, तो बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब था, और मुगल सम्राट था। ये दोनों तीनों मिलकर किससे युद्ध करता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया क्या करता है, इनको हरा देता है दोस्तों, क्या करता है, हरा देता है। अब यहाँ पे उस समय अगर हम बात करें, तो बंगाल का नवाब कौन हुआ करता था, तो मीर जाफर से याद आया, ये किनको धोखा दिया, तो सिराजुद्दौला को धोखा दिया। और जो दूसरों को धोखा देता है उससे आप क्या ही उम्मीद रख सकते हैं, इसलिए मीर जाफर हारा गया, ठीक है। और अवध का नवाब उस टाइम कौन था, तो सुजाउद्दौला था। यहाँ पे मिस्टेक मत कीजिएगा, यहाँ पे सिराजुद्दौला है और यहाँ पे क्या है, सुजाउद्दौला है, जो अवध का नवाब हुआ करता है। और तीसरा है हमारा मुगल सम्राट, और उस समय राजा कौन था, शाह आलम द्वितीय था। यानी कि बक्सर के युद्ध में 3 नवाबों ने मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध करता है, जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जीत होती है और मीर जाफर, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय की क्या होती है, हार होती है दोस्तों। और जब ये बक्सर का युद्ध हो रहा था, तो इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति कौन होते हैं दोस्तों, हेक्टर मुनरो होते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन होते हैं, हेक्टर मुनरो होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं, दोस्तों ध्यान से समझिएगा। आगे कहता है पलासी और बक्सर युद्ध का अंतर। यानी पलासी और बक्सर युद्ध का क्या अंतर है, तो पलासी का युद्ध और ये रहा बक्सर का युद्ध। तो इस दोनों, मतलब देखो, बंगाल के इर्द गिर्द घूमता हुआ 2 युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। और इस समय पलासी का युद्ध किससे हुआ था, तो बंगाल के नवाब की से हुआ था। और यहाँ बक्सर बक्सर का युद्ध पूछा जाए, तो इसमें 3 लोग मिले हुए थे, कौन सा, अवध का नवाब था, बंगाल का नवाब था और मुगल सम्राट था। मुगल सम्राट कौन था उस समय में, तो शाह आलम द्वितीय था, ठीक है दोस्तों। और अगर कहे कि बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति का क्या नाम था, तो हेक्टर मुनरो नाम था, ठीक है दोस्तों। आपको पता है अंतर, यानी कि पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध में अंतर क्या है दोस्तों। कहता है बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का विजय हुआ, लेकिन वैधानिक रूप से नहीं। यानी कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय भी कौन जीता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी जीता था। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये युद्ध जो जीता, तो इसमें पूर्ण रूप से बंगाल पर इनका अधिकार नहीं हुआ, यानी कि वैधानिक रूप से अधिकार नहीं हुआ था। लेकिन वही कहता है कि बक्सर का युद्ध, यह युद्ध जीतने के बाद बंगाल की राजनीति पर वैधानिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया।
अब यहाँ पे एक आपके सामने सवाल उठ रहा होगा कि ये वैधानिक मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं हुआ, और लेकिन बक्सर का युद्ध जब हुआ तो वैधानिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। कहाँ अधिकार हो गया? तो बंगाल पर हो गया दोस्तों। कहाँ पे? बंगाल पे हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे वैधानिक का मतलब ये हुआ कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो इस समय पे क्या नवाब बनते रहे, यानी कि नवाब बनता ही रहा, नवाब बनने की प्रक्रिया रुकी नहीं। जैसे पहले बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। उसके बाद कौन था? मीर जाफर था। तो वही ना, यहाँ पे भी वही कह रहा है कि युद्ध होने के बावजूद भी यहाँ नवाब बनता रहा, जैसे सिराजुद्दौला और मीर जाफर। लेकिन जब बक्सर का युद्ध होता है तब यहाँ पे नवाब बनने की प्रथा को क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। और यहाँ पे क्या बनने लगता है दोस्तों? गवर्नर होने लगता है। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल होने लगता है। फिर वायसराय होने लगता है। तो इस तरीका से कह सकते हैं कि प्लासी के युद्ध में नवाब बनने की प्रक्रिया थी, लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने वैधानिक रूप से किस पे अधिकार कर लिया? बंगाल पे अधिकार कर लिया। और वहां पे नवाब बनने की प्रथा को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ठीक है दोस्तों। अब आगे कह रहा है कि पलासी वर्तमान में है कहाँ, यानी कि पलासी वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। यानी कि पलासी कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। और बक्सर वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? बिहार में है। ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो पलासी और बक्सर का जो युद्ध हुआ, युद्ध तो हो गया, लेकिन युद्ध होने के बाद अंग्रेजों के द्वारा युद्ध द्वैध शासन लागू किया गया। क्या कह रहा है कि दोनों युद्धों को जीतने के बाद बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया गया, यानी कि द्वैध शासन की स्थापना किया गया। ठीक है दोस्तों। आगे कहता है, यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्तों कि द्वैध शासन से हम लोग क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कहता है कि द्वैध शासन, कहता है इसकी स्थापना बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव ने किया था। यानी कि आपसे सीधा पूछा जाएगा दोस्तों कि बंगाल में द्वैध शासन की, यानी कि इस बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया? तो लॉर्ड क्लाइव किया था। कब? 1765 से 1767 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों। अब कहता है कि ये पहले भी गवर्नर रह चुके थे, यानी कि ये जो लॉर्ड क्लाइव था ये पहले भी गवर्नर जनरल रह चुके थे। और उस समय का टाइम पीरियड क्या था? 1757 से 1760 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। कहता है बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव ही था। चूंकि द्वैध शासन की स्थापना किसने किया? लॉर्ड क्लाइव ने किया। 1765 से 1767 इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। आपको याद हो तो पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये क्या रह चुके थे? सेनापति भी रह चुके थे। कौन? लॉर्ड क्लाइव। अब कहता है बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है दोस्तों। कहता है कि ये जो द्वैध शासन था, ये द्वैध शासन के अंतर्गत ही इलाहाबाद की संधि की गई थी दोस्तों। और ये इलाहाबाद की संधि कब की गई थी? 1765 ईस्वी में की गई थी। और इस संधि के दौरान बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। किसको? अंग्रेजों को दोस्तों। किसको? अंग्रेजों को। अब ये दीवानी मतलब क्या होता है दोस्तों? दीवानी मतलब होता है कि जैसे कि क्या होता है कि जब अंग्रेज होते थे तो हम जब नील की खेती करते थे तो क्या करते थे? हमें कर कर देना पड़ता था। ठीक उसी प्रकार से बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर इन्होंने भी क्या कर दिया? कर लेना शुरू कर दिया, यानी कि पूर्ण रूप से इनके अधिकार में आ गया। कौन? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो द्वैध शासन में ये सारी घटनाएं घटी। तो द्वैध शासन का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि हुई। और इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 ईस्वी में हुई। और इसमें क्या हुआ? अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या होगी? दीवानी प्राप्त होगी। तो द्वैध शासन में
ये सारी घटनाएं घटी। ठीक है दोस्तों, तो द्वैत शासन के बारे में हम जान चुके हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये द्वैत शासन खत्म हो जाता है, बंगाल पर वैधानिक रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है किसकी दोस्तों? अब कहानी शुरुआत होता है इसकी, यानी कि अब शुरुआत होता है हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विभिन्न प्रकार के क्या किए जाते हैं, नियम लगाए जाते हैं। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 1773 से 1857 तक होते हैं। और उसके बाद इनका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद ब्रिटिश क्राउन का क्या होता है, निशासन स्थापित होने होने लगता है। और ये जो है ये अंग्रेज हैं, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो 1773 और 1857 तक जो होते हैं, ये क्या करते हैं, जीते हुए राज्य पे अपना नियम लागू करते हैं। नियम लागू करते हैं दोस्तों, और कई तरीके के कानून बनाए जाते हैं किसके द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जिसमें हम पढ़ेंगे रोलैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, इन सारी बातों को जानेंगे। तो फिलहाल आप इतना ही रहने दीजिए, आगे इसका कल हम मिलते हैं। ठीक है दोस्तों।